यस वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीएमए आइस चैनल पर। आज जो हम आपके साथ एक छोटी सी क्लास डिस्कस करेंगे, दिस बिलोंग्स टू पेपर नंबर 15 फाइनल लेवल स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और जो आपका एमटीपी रिलीज किया इंस्टीट्यूट ने जून 2020 सिलेबस के लिए, उसका ये सेट 2 मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ डिटेल में, जिससे हम फॉर्मूला बिल्डिंग कैसे होता है, कॉन्सेप्ट जनरेशन बिल्डिंग कैसे होता है, वो मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा डिलीवर करने की। और दिसंबर 19 और जून 19 के जो पेपर हैं, उनके जो एमसीक्यू हैं, ये 20 मार्क के जो कंपलसरी आते हैं, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो मैं उनको ये जस्ट एक बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जो ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस करते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एमसीक्यू में आप एग्जाम में अगर ट्विस्ट आते हैं सवालों में, तो भी आप कर ले जाएं। बेसिकली जो आपके एमसीक्यू होते हैं, वो एप्टीट्यूड को चेक करना चाहते हैं। वो फ्रेम इस तरह से किए जाते हैं कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट ठीक है तब आप कर ले जाएंगे, अगर आपकी कॉन्सेप्ट वीक है या आपने फॉर्मूला रटा हुआ है इस तरह का, तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, द कंटेंट विच आई एम प्रोवाइडिंग, इट इज मोर देन द व्हाट यू मे गेट एट द पेड लेवल। और जो चीज़ मैं आपकी पूरे क्लास से भी अपलोड कर रहा हूँ, उसमें भी आपको डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ। आज पहला सवाल जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है। कंपनी हैज़ ओवर एब्जॉर्ब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द पीरियड बाई 6,000 रुपीज़। मतलब एक कंपनी जो है, उसने ओवर एब्जॉर्ब किए हैं प्रोडक्शन ओवरहेड को किसी पीरियड में 6,000 रुपये ज़्यादा उसने ओवर एब्जॉर्ब किए हुए हैं। ठीक है। इफ द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट वाज ₹8 पर यूनिट एंड इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 5,000 यूनिट। ये इन्होंने बताया है कि जो ये इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, उसका रेट ₹8 पर यूनिट था, जो कि हमने निकाला था 5,000 यूनिट के बेस पे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो किया है वो 4500 यूनिट किया है। अब ये क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं व्हाट वाज द एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड फॉर द पीरियड। ये जानना चाहते हैं कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना हुआ होगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की आपसे बात करूं, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम कैसे अप्रोच करेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक पीरियड के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक पीरियड के लिए हमें किसी पीरियड के लिए एक तो ओवरहेड फिक्स कर लेते हैं। बेसिकली ओवरहेड फिक्स कर लेते हैं, और उस पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे कितने यूनिट हम बनाएंगे। तो हमने कहा कि हम इतने ओवरहेड खर्च करेंगे और इतनी हम यूनिट बनाएंगे, या हमारी एक बजटेड यूनिट है। तो जैसे इस केस में ये बजटेड यूनिट 5,000, तो इसके लिए इन्होंने एक ओवरहेड रखा होगा, और उस ओवरहेड के हिसाब से इनका जो रेट आया ₹8 पर यूनिट आया। इनका जो रेट आया वो ₹8 पर यूनिट आया, कि ₹8 के हिसाब से अब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन में इस रेट से जो हमने रेट निकाला है, एक्चुअल प्रोडक्शन के जो ओवरहेड होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस रेट से अब्जॉर्ब करते चले जाते हैं कॉस्टिंग पर्पज से। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वाकई में हमने क्या यही अब्जॉर्ब किए हैं, या ज़्यादा अब्जॉर्ब किए हैं, या कम अब्जॉर्ब किए हैं। तो हमने अगर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिए हैं तो इसको ओवर एब्जॉर्ब बोलते हैं, अगर हमने कम एब्जॉर्ब किए हैं तो हम अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एक्चुअल जो आपके ओवरहेड आते हैं, एक्चुअल ओवरहेड जो आपके आएंगे, उससे इसको कंपेयर करके हम बताएंगे कि हमने ओवर एब्जॉर्ब किए कि अंडर एब्जॉर्ब किए हैं। राइट। तो मैं आपसे इसको सवाल को कैसे करते हैं, इस सवाल को देखिए ऐसे करेंगे कि आपके जो आपने यूनिट एक्चुअली कितनी प्रोड्यूस की है, यूनिट आपने की है 4500 है, आपने 4500 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो आपके जो बजट के हिसाब से बजटेड ओवरहेड कितने होने चाहिए थे 4500 यूनिट के लिए। 4500 यूनिट के लिए आपके होने चाहिए थे 4500 इंटू आपने आठ रुपये पर यूनिट के हिसाब से अब्जॉर्ब किए होंगे। ठीक है, तो 4500 इंटू 8, ये आपका 36,000 आ जाएगा। ठीक है, आपने कितने अब्जॉर्ब कर लिए? 36,000। अब ये जो आपने 36,000 एब्जॉर्ब किए हैं ना, इस रेट के हिसाब से, ₹8 के हिसाब से आपने एब्जॉर्ब कर लिए 4500 यूनिट में, ये बेसिकली ओवर एब्जॉर्ब हो गए, ये ज्यादा एब्जॉर्ब हो गए। यानी कि एक्चुअल में जो आपका खर्चा आया वो पीरियड का कम आया होगा। इस पीरियड के लिए जो हमने पहले बनाया था ना, हमने भाई पहले एक बजट बनाया, बजट के हिसाब से हमने एक रेट निकाला इसका, और फिर हमने एक्चुअल काम किया, तो एक्चुअल में देखा तो ये खर्चा कम आया। तो ये ओवर एब्जॉर्ब हमने कर लिए, इसका मतलब। अब ओवर एब्जॉर्ब कितने किए? 6,000 ओवर एब्जॉर्ब किए। तो एक्चुअल में हमें एब्जॉर्ब कितने करने चाहिए थे भाई? हमें 36,000 तो हमने बजट के हिसाब से किए, जो हमने ये रेट निकाला था, और हमने उसमें 6,000 ज्यादा कर लिए। तो सिंपल सी बात है कि हमें एक्चुअल में कितना किया होगा, हमने एक्चुअल में किया होगा भाई 36,000 हमने जो था बजट के हिसाब से एब्जॉर्ब किया इन 4500 यूनिट में।
जो कि ज़्यादा है 6000, तो एक्चुअल में कितना होगा? एक्चुअल में आपका होगा सिंपल 30,000। तो आपने 30,000 जो है वो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आने चाहिए। या आप इसको अगर फॉर्मूले की टर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ओवर एब्जॉर्ब, मैं बेसिकली फॉर्मूले रटवाने का काम करता नहीं हूँ। ओवर एब्जॉर्ब, ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम करते हैं। ओवर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू आप कैसे निकालोगे? बजटेड आपके ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ठीक है। तो आप इससे अगर निकालेंगे तो ये आपका 6,000 रुपये था यहाँ पे, और बजटेड आपके 4500 यूनिट के लिए बजटेड ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, बेसिकली इसको लिखना चाहिए, और एक्चुअल ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ये लिखना चाहिए, अगर फार्मूला बिल्कुल ही आप ठीक से लिखना चाहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। तो बजटेड ओवरहेड आपके कितने आ गए? आपके 36,000, ठीक है जी, माइनस ये आपका एक्चुअल ओवरहेड आ गए। तो एक्चुअल ओवरहेड जब इधर आएंगे तो आपके कितना बचेगा? 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। एक्चुअल ओवरहेड आपका कितना आ जाएगा? 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका ए करेक्ट है, ठीक है, ये आपका आंसर ए करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। पूछना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मार्जिन मोस्ट। कह रहा है ये 4 पैरामीटर दिए हैं, ये 4 पैरामीटर इन्होंने दिए हुए हैं। इन पैरामीटर में ये बताना है कि कौन सा पैरामीटर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मोस्ट डिक्रीज करेगा। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी, आप झट से बता दोगे कौन सा करेगा। इस सवाल को हम अप्रोच कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता क्या करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस में ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो आप ये जानोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है आपका सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि आपका सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को कह रहा से, अब देखो आप सेल प्राइस ये डिक्रीज करना चाहता है, तो डिक्रीज कैसे हो सकता है? सेल प्राइस अगर कम होगा तो कंट्रीब्यूशन कम होगा, या वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन कम होगा। यानी कि ये कहना चाहता है कि 15% मैं सेलिंग प्राइस में डिक्रीज करता हूँ, या 15% आपके वेरिएबल कॉस्ट में मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो इसको तो मैं डाउन करता हूँ और इसको मैं अप करता हूँ, इस वाली को, इसको कितना 15% अप करूंगा मैं, और इसको 15% डाउन करूंगा। तो कह रहा है इसमें से कौन सा इफेक्ट करेगा। दूसरा कह रहा है 15% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो, अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को और डिक्रीज करोगे तो मार्जिन तो आपका बढ़ जाएगा, डिक्रीज थोड़ी होगा। ये क्या कह रहा है? 15% डिक्रीज इन द वेरिएबल कॉस्ट, ये वाला। तो आप देखो, अगर वेरिएबल कॉस्ट को आप और घटाओगे तो कंट्रीब्यूशन तो बढ़ जाएगा, ये तो माइनस में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। अच्छा, 15% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, तो इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आपके फिक्स कॉस्ट का कोई लेना ही देना नहीं है, इट इज आउट ऑफ पिक्चर। तो ये दो ऑप्शन आपके हो गए बिल्कुल गलत। अब मुद्दा क्या है, अब हम इन दो ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, आपका ए और बी। तो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आप देखो कि आपका हमारे जो ऑप्शन रह गए थे, हमने इनको तो एलिमिनेट कर दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में कौन सा ठीक है। देखिए, आपका जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट है। अब जब तक ये कंट्रीब्यूशन प्लस में रहेगा, प्लस मतलब नॉर्मली आप देखो कि सेलिंग प्राइस हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा रहेंगे, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगा। तो अगर सेम परसेंटेज से मैं इसको इंक्रीज करूँ, सॉरी इसको डिक्रीज करूँ, या सेम परसेंटेज से इसको इंक्रीज करूँ, ठीक है, तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा आएगा? जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, मान लो ये फॉर एग्जांपल 100 रुपए है सेल प्राइस, और वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए आपका 40 रुपए है। अब आप बताओ, पहला ऑप्शन मैंने ये लगाया कि 15% सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर दिया, तो सेलिंग प्राइस मेरा 85 हो गया और ये 40 रह गया। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 85 माइनस 40, 45 रुपए आ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आपका 45 रुपए आ गया। इनिशियली आपका कितना था? आपका 100 रुपए जो था, मान लो ये सेलिंग प्राइस था और 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट था, तो आपका 60 रुपए कंट्रीब्यूशन था। अब मैं दूसरे तरीके को लगाता हूँ। दूसरे केस में मैं क्या करता हूँ कि मैं, अब मेरा सेलिंग प्राइस 100 रुपए रहेगा, इसमें चेंज नहीं कर रहा, मैं इसकी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा देता हूँ। कितने से? 15% से। तो 40 को 15% से बढ़ाऊंगा मैं, तो ये मेरा आएगा 46 रुपए। तो कॉस्ट मेरी बढ़ गई, वेरिएबल कॉस्ट 46 रुपए। अब कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 100 माइनस 46, आपका आ गया ये 54 रुपए, ठीक है। तो आप देखो कितना इम्पैक्ट आया भाई, 100 रुपए से, सॉरी 60 रुपए से आपका कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस को घटाने से 15% कितना हो गया? 45, और वेरिएबल कॉस्ट को आपको बढ़ाने से 15% कितना हो गया? 54 रुपए। तो किस में ज्यादा इम्पैक्ट आया? इसमें। सेलिंग प्राइस में आपका सेलिंग प्राइस को डिक्रीज करने से आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो फास्ट डिक्रीज होगा, तेजी से डिक्रीज होगा, या मोस्टली डिक्रीज होगा। वैसे भी आपको ये समझना चाहिए
कि आपका जो ये सेलिंग प्राइस, ये जो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो कंट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है, इसमें सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी इससे। अगर मैं सेम परसेंटेज से इसको घटाऊं या सेम परसेंट से इसको बढ़ाऊं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा फर्क देगी कंट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ये जानना चाह रहा था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जी। तीसरा सवाल है, ए कंपनी डिटरमाइन इट सेलिंग प्राइस बाय मार्कअप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए। ये अपना सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये मार्कअप करते हैं वेरिएबल कॉस्ट 60% करते हैं, 60% मार्कअप करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। In addition, the company uses frequent selling price markdowns to stimulate the sale। कह रहा है कि जब जब कंपनी क्या करती है, एक तो ये इनका पॉलिसी ये है कि 60% ही वेरिएबल कॉस्ट का चार्ज करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में 60% का मार्कअप लेते हैं। और कह रहे हैं कभी कभी सेल अगर डाउन हो जाती है तो फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को चेंज करते रहते हैं स्टिमुलेट करने के लिए सेल को। तो इन्होंने ये कहा कि मार्कअप डाउन, मार्क डाउन जो है वो एवरेज 10% है। जो ये करते हैं मार्क डाउन मतलब सेलिंग प्राइस को घटाते हैं तो वो 10% एवरेज आता है, ये फ्रिक्वेंट करते रहते हैं। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमें बताना है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आप कैसे जानते हैं, सिंपल, आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो जो होता है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है, ये आपका होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम निकालते हैं। मान लीजिए आप ये बताइए ये सेलिंग प्राइस में कैसे निकालूं, इनका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट का 60% का मार्कअप होगा, यानी कि ये आपका होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस 60% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब मान लो वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपये अगर है तो ये सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा जी इनका, ये सेलिंग प्राइस आएगा 100 प्लस 60, तो ये कितना आएगा 160 रुपये। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि 10% इन्होंने डिक्रीज कर दिया सेलिंग प्राइस को कंपनी की सेल स्टिमुलेट करने के लिए। तो आपका न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा, यहाँ करते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस आपका क्या होगा 160, इसको 10% डाउन में करूँ, 10% अगर डाउन में करता हूँ तो कितना आएगा, ये 160 इंटू 0.9 कर दूँ तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, 144 रुपये ये आपका आ जाएगा, 144 रुपये। अब मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो निकालना है। तो अब इस 144 में आपकी वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन इस केस में क्या रह गया, 144 माइनस 100 वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कितना आ गया 44। ठीक है, इन सबको करने के बाद 10% डाउन करने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 44। तो आपका कंट्रीब्यूशन बाई सेल का रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितना आ गया, 44/144। 144 मतलब सिंपल C/S जो हमने किया, तो ये 44/144 ये कितना आएगा आपका साहब, ये आपका 305 आएगा, 305 आएगा। तो ये दिस इज बी, योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें तो जस्ट एक सिंपल मार्कअप लिया था वेरिएबल कॉस्ट के साथ इन्होंने, तो ये तो बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, फोर्थ, इफ द कैपेसिटी यूजेज रेशो ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 90% और एक्टिविटी रेशो इज 99%, द इफिशिएंसी रेशो आपका क्या आएगा। तो ये तो एक सिंपल फार्मूला है कि आपका जो ये इफिशिएंसी रेशो आता है, आपका जो इफिशिएंसी रेशो आता है जो होता है एक्टिविटी रेशो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी रेशो। तो इससे कितना एक्टिविटी रेशो आपका कितना है 99% और कैपेसिटी रेशो है 9%, तो आपका 99 डिवाइडेड बाई 0.9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 0.9, ये आपका 110% आ जाएगा। ठीक है, 110% आ जाएगा, ये वाला आपका सवाल है। तो एक्टिविटी जो इफिशिएंसी रेशो होता है वो एक्टिविटी रेशो डिवाइडेड बाई कैपेसिटी रेशो होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका पांचवा सवाल क्या है, एक केमिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंबाइनिंग टू स्टैंडर्ड आइटम इनपुट ए और बी। ठीक है, ए और बी ए से बनाते हैं, ए का जो स्टैंडर्ड प्राइस है 60 रुपये, बी का स्टैंडर्ड प्राइस 45 रुपये है, और इनका जो रेशियो लगता है वो 60% और 40% के रेशियो में ये लगते हैं। तो ये कह रहे हैं जो हम केमिकल बनाते हैं उसमें हम केमिकल ए को यूज करते हैं और केमिकल बी को यूज करते हैं, जिनका रेशियो है 60 और 40, यानी कि अगर हम 100 किलो केमिकल बनाएंगे तो उसमें 60% जो है 60 किलो केमिकल ए लगेगा और जो आपका 40 किलो है वो केमिकल बी लगेगा, जिनके रेट इन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा,
10% इनपुट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। कह रहा है 10% हमारा लॉस हो जाता है प्रोडक्शन जब हम करते हैं, केमिकल में कुछ लॉस हो जाता है, प्रोसेस का लॉस है। अब इन्होंने क्या किया, मंथ में 1200 केजी केमिकल बनाया और इसमें इतनी कॉस्ट इनकर्ड की इन्होंने, कितनी कॉस्ट इनकर्ड की, 69,600 कॉस्ट इनकर्ड की। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो आप कैसे अप्रोच करो, आप सिंपल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा आपका, आपने देखिए उल्टा चलते हैं। आपने अगर 1200 केजी आपने अगर केमिकल बनाया और 10% आपका लॉस हो गया, तो आपने बनाया कितना आपका, भाई केमिकल कैसे बन रहा होगा, यहाँ ग्राफ देखो, ये केमिकल ए है, ये केमिकल बी है, इसको आप मिलाते हो, यहाँ ये एक प्रोसेस होता है इसका, ऐसे ऐसे मान लो ये प्रोसेस होता है, फिर ये एक केमिकल बन के आता है जो आपका आउटपुट होता है, ठीक है। यानी कि दो केमिकलों को मिलाने से एक नया केमिकल आपका बनता है। तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो ये केमिकल आपने यहाँ डाले थे ए और बी, ये 10% आपके उड़ गए, लॉस हो गए, मतलब 10% आपके लॉस हो गए। तो यहाँ जो आपको आउटपुट मिली वो आपको मिली कितनी, 1200 केजी मिली। तो आप बताओ 10% जब यहाँ लॉस हुआ तो इन दोनों की क्वांटिटी यहाँ कंबाइनली कितनी आ रही होगी, कितनी आ रही होगी बताओ। पर 10% तो चला गया ना, तो यहाँ तो 10% ज़्यादा आ रही होगी ना। यानी कि यहाँ इस पॉइंट पे जो केमिकल होंगे वो कितने होंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 0.9, ठीक है, इतने होंगे। तो कितने होंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 0.9, 1333.33, ठीक है। इतने केमिकल आपने डाले होंगे दोनों मिला के। अब जो आपने यहाँ पे ये वाले डाले 1333.33 ये 33 आगे तक आ जाएगा। इसमें क्या था, इसमें से 60% ये था, ये वाला केमिकल कितना था इसमें 60%, और ये वाला केमिकल कितना था, ये वाला 40%। तो आप बताओ इसका 60% ए डाला होगा, तो इसका आप 60% अगर निकालोगे, इसका आपको का अगर 60% आएगा, ये आपका आ जाएगा 800 किलो, ठीक है। ये केमिकल कितना आएगा आपका, 800 किलो, ठीक है। ये इस पॉइंट पे थे तो इसका 60% 800 ये आ गया। अगर आप इसको देखेंगे कि इसका अगर हम 40% निकालेंगे, ठीक है, 1333.3333 इंटू 0.4 अगर निकालेंगे तो ये आपका आएगा 533 या 34, जो भी आप ले लो, 534 ले लो, चलो 534 आपका, या इसकी बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए इसको चलो 533.33 ले लेते हैं, ठीक है। इतना आपने केमिकल डाला होगा। अब हमें क्या करना है कि जो इस केमिकल की जो ये स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से ये केमिकल कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, ये स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से इस केमिकल का 800 के हिसाब से 60 रुपये का रेट इसका है, और ये जो 533.33 आपने किया है इसके हिसाब से ये आपका, इसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 45 रुपये के हिसाब से आनी चाहिए थी। तो इन दोनों की ये टोटल कॉस्ट निकाल दो, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, केमिकल ए की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालता हूँ इसकी एक्चुअल यूजेज के लिए, जो आपकी कितनी आएगी, आपका ने जो डाला होगा 800 इंटू 60 रुपये, तो ये कितनी आएगी, 800 इंटू 60 रुपये, तो ये आपकी आएगी 48,000, ठीक है। ये कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 48,000। और बी के लिए कितनी आएगी, बी की आपकी है आपका ये आ रहा था 533.3333 आएगा, इंटू 45 रुपये के हिसाब से ये आनी चाहिए थी आपकी बी की। तो 533.3333 इंटू 45, ये आपकी आ जाएगी 2400 रुपये कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आ गई 48,000, ये आपका आ गया 24,000, सॉरी ये आपका आ गया 24,000 प्लस 24,000, तो ये तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। तो 24,000 प्लस 48,000, ये आपकी 72,000 कॉस्ट आ गई, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी, 72,000 आपकी आनी चाहिए थी। लगी कितनी आपकी, ये इतनी लगी, कम लगी भाई, तो फेवरेबल हो गया, कमाल हो गया साहब, ये तो टोटल कॉस्ट हमारी मटेरियल की लगनी चाहिए थी 72,000 रुपये स्टैंडर्ड के हिसाब से, लगी कितनी आपकी 6960। तो आपका जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना लगेगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्वांटिटी पहले से हमने वहाँ इन्वॉल्व कर ली। अब तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आ रही है 72,000 रुपये माइनस 69,600, तो आपका 2400 रुपये का क्या आ गया, फेवरेबल आ गई, ठीक है। ये आपकी 2400 रुपये फेवरेबल आ गई। तो इसका आंसर आपका हो गया ये वाला, ठीक है। आपको क्या करना है कि जो आपकी मटेरियल कॉस्ट है उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालना है, फिर आपको उसको देखना है कि हमारी एक्चुअल क्या आ रही। ये मैंने डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ये केमिकल प्रोसेस बना होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, ए कंपनी हैज
2000 यूनिट ऑफ एन ऑब्सोल्यूट आइटम विच कैरीड इन इन्वेंट्री एट द ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ 30,000 रुपये। कह रहा है इनके पास 200 यूनिट पड़ी हुई हैं ऑब्सोल्यूट, जो काम में नहीं आती इन्वेंट्री में, जो कि हमने 30,000 रुपये में खरीदी थी 2000 यूनिट। कह रहा है अगर इन आइटमों को रिवर्क किया जाए 10,000 रुपये लगेंगे, उसके बाद वो 18,000 की बेची जा सकती हैं। वो कह रहा है कि भाई अगर हम इस आइटम पे काम करें ना तो 10,000 रुपये हम लगाएंगे उसमें और 18,000 रुपये में फिर माल बेच देंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड स्क्रैप 3,000 रुपये की। कह रहा है हम जो है इसको कुछ भी ना करें, स्क्रैप में ही बिक जाएगी। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ये क्या कहना चाहता है, डिसीजन मॉडल यूज करना है टू एनालाइज द रिवर्किंग द प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लेंगे हम। तो आपने अगर मेरी पहली क्लासें देखी होंगी उसमें ये सवाल हूबहू इसी तरह का कुछ था, और वैसे भी ये सवाल घूम फिर के वापस ऐसे ही आते रहते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो आप ये आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि किसी आपने अगर एक अल्टरनेटिव चूज कर लिया तो आपका नेक्स्ट अल्टरनेटिव जो लूज हो रहा है उसकी कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि आप जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में एफडी करके आते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। तो आपने अगर मान लो बैंक में एफडी करते हैं तो मान लो 7% का रेट है एफडी का, ठीक है, और आपने म्यूचुअल फंड में लगाया तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मान लो से 12% है। तो ये कह रहा है कि मैं अगर ये एमएफ में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में यहाँ पैसा लगाऊं, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ क्या कैलकुलेट करना चाहिए मुझे, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, यानी कि ये मेरी, अब मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने ये चूज कर लिया तो ये नहीं कर सकता, ये मुझे मिल रहा था। इस केस में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7% हो जाएगी। सिमिलरली आपके रिलेवेंट कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में आती हैं उसमें आपको ये देखना होता है कि आपने अगर अल्टरनेटिव आपकी दूसरा अल्टरनेटिव से बेस्ट आपको क्या रियलाइज हो सकता है। तो आप देखिए इसमें आपका रिवर्क करने पे आप रिवर्क कर रहे थे 10,000 और 18,000 रुपये में बिक जा रही थी। ये जो पड़ी हुई कॉस्ट है इन्वेंट्री की कॉस्ट तो आपकी संक कॉस्ट है, ये तो कमिटेड है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये रिलेवेंट कॉस्ट है भी नहीं। तो आपकी जो ये रुपीज 30,000 है ना, ये वाली कॉस्ट जो पड़ी है आपकी, ये आपकी है संक कॉस्ट है, ये पहले ही है, इसका डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस वैल्यू का इन्वेंट्री की। भाई आप चाहे इसको स्क्रैप में सेल करो या रिवर्क करो, इसकी वैल्यू की इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, तो ये तो इररिलेवेंट कॉस्ट होगी। अब एक अल्टरनेटिव क्या है कि मैं 18,000 रुपये का बेचूं और 10,000 रुपये लगाऊं, ठीक है, तो मुझे कितना फायदा होगा, 8,000 रुपये का। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना करूं, सीधे स्क्रैप में बेच दूं इसको, तो मेरा क्या होगा, स्क्रैप में बेच दूं तो मिलेंगे 3,000 रुपये, ठीक है, स्क्रैप में बेचूंगा 3,000 रुपये। तो ये क्या कह रहा है कि ये डिसीजन मेकिंग बन गया, कि मेरे डिसीजन मेकिंग कैसा बन गया कि आपके जो, ये मान लीजिए कि आपके पास दो अल्टरनेट हैं, रिवर्क करो या स्क्रैप में सेल करो। तो रिवर्क करने पे क्या हो रहा है, रिवर्क करने पे आपको 18,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं और 18,000 रुपये मिलेंगे और 10,000 रुपये का आपको काम करना पड़ेगा, तो आपको 8,000 रुपये का फायदा होगा। और अगर आप स्क्रैप में बेचेंगे तो कुछ नहीं करना, आप 3,000 में बेच आइए। तो कह रहा है कि ये जो हम रिवर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी फिर ये है 3,000 रुपये, क्योंकि आप अगर ये करेंगे तो बेस्ट जो नेक्स्ट अल्टरनेटिव जिसका आपने जो रियलाइज नहीं हो सकता वो ये 3,000 रुपये होगी। तो आपका ये आंसर बी आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए पढ़ते हैं। कंपनी अब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द मशीन आवर के बेस पे एब्जॉर्ब करते हैं ओवरहेड को। इन द पीरियड एक्चुअल मशीन आवर 17,285 थे और एक्चुअल ओवरहेड आपके 4,96,500 थे। देयर वाज एन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ 12,520 रुपये। तो बजटेड रेट निकालना है। तो ये सवाल हमने आपको इसमें कराया है, पहले सवाल जैसे मिलता जुलता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है कि अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो ये रेट ही निकलवा रहा है आपसे। आपका देखो अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया कि आपने जो उसके हिसाब से एब्जॉर्ब किए हैं ना, बजट के हिसाब से, वो आपने कम एब्जॉर्ब किए हैं, अंडर एब्जॉर्ब किए हैं। देखो बजट तो आपका पहले ही बन जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से आप एब्जॉर्ब करते जाते हो, बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो ज़्यादा हुए, ज़्यादा होने चाहिए थे, तो आपने इसका मतलब अंडर एब्जॉर्ब किया, यानी कि रेट आपका जो है अंडर एब्जॉर्ब किए। तो एक्चुअल ओवरहेड आपके ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपने तो अंडर एब्जॉर्ब किए वहाँ पे। तो आपके यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड दिए हुए हैं, एक्चुअल ओवरहेड जो दिए हुए हैं 4,96,500 दिए हुए हैं, ये आपके एक्चुअल ओवरहेड एब्जॉर्ब हुए, ठीक है। तो वहाँ पे आपने कितने किए थे, वहाँ पे आपने किए थे जो बजट के हिसाब से, अगर आपने किए होंगे तो बजट के हिसाब से आप
तो बजट के हिसाब से आपने कम किए होंगे, कितने कम किए होंगे, इतने कम किए होंगे। तो बजटेड अगर ओवरहेड में निकालना चाहूँ तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे बजटेड ओवरहेड आ जाएंगे। तो मैं क्या निकालूं, 4,96,500 माइनस 12,520, तो इससे मेरे कितने आ जाएंगे, ये 4,96,500 माइनस 12,520, तो ये मेरे आ जाएंगे 4,83,980। ठीक है, ये मेरे बजटेड ओवरहेड होंगे। ठीक, और उसने कहा कि आपके जो यूनिट है, यूनिट कितनी हुई आपकी, या ये जो किस आवर के लिए है, ये बजटेड आवर के लिए 17,285। तो रेट क्या आएगा, रेट आपका आ जाएगा, रेट आपका आ जाएगा आपके बजटेड ओवरहेड जो आपकी एक्चुअल, तो ये आपका आ गया 4,83,980 डिवाइडेड बाई 17,285, 17,285, तो आपका ये 28 रुपये आएगा करीब। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 28 रुपये। तो आपका आंसर ये ठीक हो गया, बी वाला आंसर कितना हो गया आपका, बी वाला। वही सिंपल समझना है कि आपने पहले एक रेट होता है पहले से फिक्स, उसके हिसाब से आप एब्जॉर्ब करते जाते हैं। अगर बाद में पता चलता है कि आपने एब्जॉर्ब जो किए हैं वो ज़्यादा किए हैं, एक्चुअल में कम है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और अगर आपको ये पता चलता है कि आपने जो है कम एब्जॉर्ब किए हैं, एक्चुअल में ज़्यादा ओवरहेड हुए हैं, तो वो अंडर एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इस तरह से ये सवाल था। अब ये आपका 8वां सवाल है, जेड पीएलसी प्रोवाइड द सिंगल सर्विस टू इट्स कस्टमर, an analysis of its budget for the year ending 31st of December that showed in period 4 when the budget activity was 5220 service unit, a sale value of 42 each, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज इतना था। उन्होंने कहा कि भाई हमने किसी पीरियड के लिए ये देखा कि बजटेड एक्टिविटी, मतलब जब हम सर्विस देते हैं तो हमने अगर 5220 यूनिट हमने अगर दी सर्विस यूनिट, जो कि हमने 42 रुपये के हिसाब से बेची, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका कितना आया, 19.575% मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला इन पैरामीटर्स पे। द बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशो ऑफ सर्विस इज 40%। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट निकालनी है, ये इन्होंने ये बताया हुआ है। देखो कैसे समझें सवाल को, सिंपल कुछ नहीं है ये, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये केवल ये मान लीजिए कि इतनी इन्होंने सर्विस यूनिट देते हैं, मतलब इतनी यूनिट एक तरह से, क्योंकि सर्विस देते हैं तो इतनी सर्विस इन्होंने दी, और एक सर्विस का रेट 42 रुपये था। उसके बाद इन्होंने अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला, जो कि आपका क्या आया, 19.575 आया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा कंट्रीब्यूशन का रेशियो जो है वो 40% है, तो बजटेड फिक्स ओवरहेड निकालने हैं हमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूनिट के उसमें प्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक्टिविटी जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये कैसे आएगा आपका, ये आपका जो एक्टिविटी लेवल दिया हुआ है, एक्टिविटी लेवल माइनस एक ब्रेक इवन लेवल होगा, और डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल यहाँ पे जो है, और इस पे आपने 100 से गुणा कर देनी, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं ब्रेक इवन लेवल निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा, मुझे मिलेगा ब्रेक इवन लेवल इज इक्वल टू आपका, ये मुझे मिलेगा एक्चुअल लेवल माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू एक्चुअल लेवल। तो आपका ये हो गया 5220 माइनस 0.19575 इंटू 5220। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका ब्रेक इवन जो आपका लेवल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यूनिट के टर्म में, ये आ जाएगा 4198। अब आपका क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, फिक्स कॉस्ट ये पूरे पीरियड की। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट के लिए आप ऐसे निकाल लीजिए, जो आपका ये जो ब्रेक इवन आप मान लीजिए लेवल निकाला, अगर हम इसको इसके प्राइस से गुणा करेंगे तो ब्रेक इवन सेल आ जाएगी, और ये फिक्स कॉस्ट ऊपर रहेगी, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इन्होंने यहाँ CS रेशियो ये दिया हुआ है 40%। तो ये ब्रेक इवन सेल आपकी कितनी है जी, ब्रेक इवन सेल आप करेंगे तो 4198 इंटू 42 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और ये 0.4 आपका ये आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सारे को 0.4 से इधर गुणा करेंगे, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी 70,526.4। तो ये तो कोई लेवल है नहीं इसमें, तो हम ये बी आंसर को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको बताया भी था कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं।
ABC defined the cost attribution to ऑन द बेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड। एट्रीब्यूशन किसको करता है? ये कॉस्ट यूनिट को करता है। देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी कॉस्टिंग जिसको आप कहते हो, एबीसी में ये क्या करता है? एबीसी में क्या करता है? एक कॉस्ट पूल बनाता है, ठीक है, एक पूल बनाता है, फिर उसमें एक ड्राइवर ढूंढता है, ठीक है, और इसको फिर से एक रेट ढूंढ लेता है। इससे क्या ढूंढता है? एक रेट ढूंढ लेता है। तो और फिर इस रेट से जो जो यूनिट आपकी कॉस्ट यूनिट जो है आपकी, वो जितना उसके बेनिफिट रिसीव करती है उसमें ये अब्जॉर्ब कराया जाता है। तो ये कॉस्ट यूनिट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं और ये लास्ट सवाल है आपका। ए कंपनी ऑपरेट थ्रू अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपका थ्रूपुट होगा। ये कंपनी ऑपरेट ऑन थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम, द लेवल द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स पर यूनिट आर एज अंडर। ये थ्रूपुट कॉस्टिंग है यहाँ पे, ये इन्होंने गलत लिख दिया इसको। ये आपका जो ये थ्रू लिखा हुआ है ना, ये थ्रूपुट कॉस्टिंग है, ठीक है, ये थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम जो भी आप लिखे, दिस द वर्ड थ्रूपुट। तो उसका इन्होंने दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है और कन्वर्जन कॉस्ट दिया है। बोटल टाइम रिसोर्स आपका इतना है, तो रिटर्न पर यूनिट निकालना है। आप देखो, आपको अगर मैंने पढ़ाया भी था, इसकी मेरी पूरी क्लास भी अवेलेबल है। आपकी थ्रूपुट कॉस्टिंग जो सिस्टम होता है, थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है, वो आपका क्या मानता है? मटेरियल कॉस्ट को ही केवल वेरिएबल कॉस्ट मानता है। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन हम निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50 माइनस 20, ठीक है। और ये कन्वर्जन कॉस्ट हमारे किसी काम की है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है कि आपके ये टाइम रिसोर्स ऑन बोटलनेक रिसोर्स 10 मिनट ये यूज करता है। तो रिटर्न पर आवर निकालना है, ठीक है, रिटर्न पर आवर निकालना है। तो रिटर्न पर मिनट कितना हो गया? रिटर्न पर मिनट हो गया आपका 30 आ जाएगा। ये आपका 30 आ जाएगा। और आपका 10 मिनट लगते हैं, तो रिटर्न पर आपका कितना हो गया मिनट? ₹3। और घंटे में इसको लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 60, ठीक है जी, तो 180। तो ये आपका बी ऑप्शन ठीक हो गया। थ्रूपुट कॉस्टिंग में क्या होता है कि ये केवल मटेरियल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट मानता है, और बाकी कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट नहीं मानते, ठीक है। जिससे क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट मानता है, बाकी को नहीं मानता। तो कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन में हमारा निकाल लेते हैं, और फिर उसके बोटलनेक रिसोर्स जो होता है, इस बोटलनेक रिसोर्स के हिसाब से उसको रेट निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है और पूछा घंटे में है, तो ये थोड़ा सा पेंच था, तो उससे आपका आंसर 180 आ गया।